अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की जो कहानी मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सुनने के बाद आपके नज़रिए ज़रूर तब्दील होंगे। और ये कहानी है एक रियलिटी टीवी शो की। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई मैं क्यों हंस रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि जब भी ये टीवी शो स्टार्ट होता है या ख़त्म होता है, दोनों टाइम पे एक अजीब किस्म की हंसी आपको सुनने को मिलती है। और ये हंसी कोई बहुत मामूली हंसी नहीं है, ये एक बड़ी टिपिकल साइकोपैथ टाइप की हंसी होती है जो शायद कोई एक आम आदमी हंस भी ना पाए। तो दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि किसी भी फिल्म या कंटेंट के हिट होने में तीन चीजों का किरदार होता है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ठीक इसी तरह इस रियलिटी टीवी शो ने भी तीन चीजों को पकड़ा हुआ है: लड़ाई, लड़ाई और सिर्फ लड़ाई। या इस तरह कह लें कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए सिर्फ लड़ाई। तो दोस्तों, मेरी इन बातों से आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि मैं किन टीवी शोज की बात कर रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क का बिग बॉस हो या हमारे प्यारे वतन का तमाशा। वैसे एक बात मुझे अभी तक नहीं समझ आती कि इस मुल्क में ऑलरेडी इतना तमाशा चल रहा है, तो हमने अपने टीवी शो का नाम भी तमाशा रख दिया। इन रियलिटी शोज की कहानी को समझने के लिए वैसे तो इनकी कोई कहानी होती नहीं है, लेकिन इन रियलिटी शोज के फॉर्मेट को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि ये शोज कहाँ से शुरू हुए। दोस्तों, 1949 में एक नॉवल पब्लिश हुआ था जिसके ऑथर का नाम था जॉर्ज ऑरवेल, और उस नॉवल का नाम था 1984। इस नॉवल में एक डिक्टेटर डिस्टोपियन गवर्नमेंट का जिक्र था जिसको हेड करते हैं अननोन बिग ब्रदर। हर तरफ पोस्टर लगाए जाते हैं, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। जो हमारी डिक्टेटर गवर्नमेंट है वो आपको देख रही है, उसकी नजर आप पर ही है। फिर 1999 के अंदर नीदरलैंड्स में कुछ लड़कों ने इसी कॉन्सेप्ट को लिया और एक टीवी शो क्रिएट किया जिसका नाम रखा उन्होंने बिग ब्रदर। उस टीवी शो का कॉन्सेप्ट ये था कि उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको एक कमरे में रखा जाएगा और कांस्टेंट सर्विलेंस में रहेंगे वो बिग ब्रदर। इस टीवी शो के फॉर्मेट को डिजाइन करने के लिए कुछ और पुराने टीवी शोज की भी मदद ली गई थी, जैसे कि एमटीवी रियलिटी शो द रियल वर्ल्ड और 1997 का स्वीडिश शो एक्सपीडिशन रॉबिन्सन। कुछ ही वक्त में ये शो बहुत ज्यादा मकबूल हो गया और दुनिया भर में देखा जाने लगा। और इसी फॉर्मेट को कॉपी करके अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन, चाइना और रशिया, इन सब कंट्रीज ने अपने बिग ब्रदर शो बनाए। और फिर जब कॉपी करने की बात आती है तो इंडियन इंडस्ट्री हो या पाकिस्तानी इंडस्ट्री, पीछे कैसे रह सकते हैं। खैर, इंडिया ने तो कुछ अरसे पहले बिग ब्रदर कॉन्सेप्ट को कॉपी करके बनाया बिग बॉस, लेकिन कुछ अरसे पहले पाकिस्तान के एक मीडिया हाउस ने इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी किया और लॉन्च कर दिया तमाशा। जॉर्ज ऑरवेल ने बिग ब्रदर का नाम अपनी बुक में इसलिए मेंशन किया था कि वो स्टैलियन और हिटलर जैसी गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि डिक्टेटरशिप में किस तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। टेली स्क्रीन पर कैसे फाशिज्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है, सर्विलेंस देखने को मिलती है, हर किसी पर नजर रखी जा रही होती है, हिस्ट्री को रीराइट किया जाता है, एक भेड़ चाल का बिहेवियर देखने को मिलता है अवाम में। फैक्ट्स को पूरी तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और सुप्रीम लीडर के अराउंड एक कल्ट पर्सनालिटी क्रिएट की जाती है। जो भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं और वो क्वेश्चन रेज करते हैं इस डिक्टेटर गवर्नमेंट पर, उनके खिलाफ कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई जाती हैं और उनको एंटी नेशनल करार दिया जाता है। कई फेमस स्लोगन्स भी दिए गए थे इस बुक के अंदर। इग्नोरेंस इज पावर, फ्रीडम स्लेवरी है, वॉर इज पीस। आज के टाइम में भी ये नॉवल बहुत ही रेलिवेंट है, जब गवर्नमेंट्स पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर्स को खरीदती हैं लोगों के टैक्स के पैसे से और उन्हीं की सर्विलेंस में यूज करती हैं। तो दोस्तों, मैं तो बोलूंगा ये बुक या ये नॉवल एक मस्ट रीड नॉवल है। टॉपिक पे वापस आए तो बिग ब्रदर, बिग बॉस और तमाशा जैसे शोज इधर क्या कर रहे हैं। नॉवल के बिल्कुल ऑपोजिट ये आप लोगों को चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें दो चीजों का हैवी डोज है: एवरीडे सैडिज्म एंड वॉयरिज्म। सबसे पहले हम सैडिज्म को देखते हैं। इस इंग्लिश वर्ड की डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी टू ड्राइव प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सफरिंग और ह्यूमिलेशन ऑन अदर्स। दूसरों को चोट पहुंचाकर उनकी बेइज्जती करने में मजा लेना। ये सुनकर आपको शॉकिंग तो जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप लोग भी बिग बॉस या तमाशा देखने वाली ऑडियंस में से हैं तो आप लोग भी सैडिस्टिक प्लेजर का हिस्सा हैं। नॉर्मली जो सैडिस्टिक पर्सनालिटी होती है इसको एसोसिएट किया जाता है मर्डरर्स या साइकोपैथ्स के साथ। सिर्फ साइकोपैथ्स ही होते हैं जो दूसरों का खून करके मजा लेते हैं, उनको खुशी मिलती है इन कामों में,
लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज ने एक कम एक्सट्रीम कैटेगरी भी बताई है सैडिज्म की, जिसे एवरीडे सैडिज्म कहा जाता है। ये स्टडी 2013 में की गई थी और इसको पब्लिश किया था एक इंतहाई रेप्यूटेड जर्नल साइकोलॉजिकल साइंस ने। इस एवरीडे सैडिज्म की एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल देता हूं आपको। आप लोगों को याद होगा एंशिएंट रोम एम्पायर के जमाने में, आप लोगों ने बुक्स में भी पढ़ा होगा, ये जो क्लोजियम है रोम में, ये पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए एक स्टेडियम होता था। यहाँ अक्सर दो ग्लैडिएटर्स एक दूसरे से लड़ा करते थे। एक ग्लैडिएटर जब बहुत जख्मी हो जाता था तो वहां पर बैठे हुए लोगों से पूछा जाता था कि इसको जाने दिया जाए या फिर मार दिया जाए। तो अक्सर लोगों की तरफ से थम्स अप दिखाया जाता था कि इसको मार दो। अक्सर इस अरीना में एक भूखे जानवर को भी छोड़ दिया जाता था जो इस जख्मी ग्लैडिएटर से लड़े। ये एवरीडे सैडिज्म की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि एक स्टेडियम में बैठे हुए लोग ग्लैडिएटर की सफरिंग में अपनी एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। हजारों साल बाद हम आगे मूव ऑन करें तो आजकल लोगों को स्ट्रीट फाइट देखने में बहुत मजा आता है। जब सड़क पर दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि रश जमा हो जाता है। इनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो आगे बढ़कर बीच बचाव कराएं, अदरवाइज ज्यादातर लोग तो इस लड़ाई को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है कुछ बुलीज, जिनको बुली करना बहुत पसंद होता है। स्कूल या कॉलेज में जिनको मजा आता है दूसरों को बेइज्जत करने में। तो दोस्तों, इसकी एक और मॉडरेट एग्जांपल हो सकती है ऑफिस में जब बॉस एक एम्प्लॉय के पीछे ही पड़ जाता है विदाउट एनी रीजन, इसलिए नहीं कि वो काम नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कि बॉस को मजा आता है मेंटल पेन देने में। तो दोस्तों, ये बहुत सारी एग्जांपल्स थी एवरीडे सैडिज्म की। मॉब लिंचिंग भी इन्हीं में से एक एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर घुमाएं तो हमें ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। कराची में अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों ने मोबाइल स्नैचर्स को पकड़ लिया और मार मार कर बुरा हाल कर दिया और इसकी जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये चोर था। दोस्तों, असल में ऐसी चीजों में इसका रीजन एक ही होता है, लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर हासिल करना होता है दूसरों को मारकर। यही एवरीडे सैडिज्म आपको पॉलिटिकल बाइनरीज में भी देखने को मिलता है। लेकिन खैर, हम इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में ये आजकल नो-गो एरिया है। बहुत से लोग बहुत सी जस्टिफिकेशन देते हैं एवरीडे सैडिज्म के नाम पर। कोई कहता है नेचर का रिवेंज है, कोई कुछ, लेकिन ये सब एवरीडे सैडिज्म ही होता है। लोगों को पता नहीं कौन सा सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है किसी दूसरे को जलील होता हुआ देख के या ट्रोल होता हुआ देख के। पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल इसी पे बने हुए हैं जिसमें वो लोगों को इंसल्ट करते हैं, जलील करते हैं, बुली करते हैं या ट्रोल कर रहे होते हैं। मैं इधर कोई पूरे रोस्ट फॉर्मेट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। रोस्ट फॉर्मेट एक अच्छी चीज भी हो सकती है, एक अच्छा आर्ट भी हो सकता है अगर इसको सही तरीके से किया जाए, यानी विदाउट एनी सैडिज्म। दोस्तों, 2018 की एक स्टडी ने हमको बताया, जो कि कंडक्ट की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक की तरफ से, कैसे एवरीडे सैडिस्ट जो होते हैं उनको वायलेंट गेम पसंद होते हैं बिकॉज उससे उनका मूड अपलिफ्ट होता है और उनको खुशी मिलती है। अक्सर ऐसी मूवीज भी बनाई जाती हैं जो सैडिज्म को एक्सप्लॉइट करती हैं, जिनको हम अक्सर टॉर्चर फिल्म्स कहते हैं, जैसा कि सॉर्सरीज हो गई या ह्यूमन सेंटिपीड हो गई। कुछ लोगों को तो डार्क नाइट मूवी का दिखाया गया जोकर का कैरेक्टर भी बहुत पसंद आया था, क्योंकि शायद उनकी खुद की सैडिस्टिक पर्सनालिटी इसमें वैलिडेट होती है। और दूसरी तरफ ऐसी भी मूवीज हैं जो सैडिज्म को बड़े सेंसिटिव तरीके से डिपिक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लेटफॉर्म या स्नोपियर्सर। वो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिटिसाइज करती हैं, वायलेंस दिखा रही हैं, लेकिन उसे ग्लोरीफाई नहीं कर रही। और फाइनली अगर हम बिग बॉस या तमाशा जैसे शोज पर आए तो ये लोग भी इसी तरह का एवरीडे सैडिज्म एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। इसी चीज को ये लोग अपीज करने की कोशिश करते हैं। इनका फार्मूला बड़ा सिंपल है दोस्तों। ये कहते हैं कि लोगों को ऐसी ही बकवास चीज देखना पसंद है तो इनको यही बकवास दिखाओ। तो आप लोगों को सही बात बताऊं, बिग बॉस और तमाशा में एवरीडे सैडिज्म नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। कंटेस्टेंट्स हर वक्त एक दूसरे से लड़ते हैं, अक्सर फिजिकल फाइट्स होती हैं, लोग एक दूसरे पे सामान फेंकते हैं। बिग बॉस में तो इधर तक हुआ कि एक कंटेस्टेंट ने उबलता हुआ पानी दूसरे कंटेस्टेंट पे फेंक दिया। और तमाशा में भी यही कुछ दिखाया जा रहा है। एक दूसरे से लड़ते हैं, इस हद तक लड़ते हैं कि एक दूसरे को गालियां भी देते हैं। लड़ाई में इतने आगे चले जाते हैं कि दांत तक टूट जाते हैं। ये सारी चीजें कंटेस्टेंट्स की तरफ से नहीं की जाती, बल्कि ये शो का फॉर्मेट ही ऐसा है, ये इन लोगों को इनकरेज करता है ये सब करने के लिए। जैसे एक वक्त था कि बिग बॉस के अंदर एक टॉर्चर टास्क दिया गया था कंटेस्टेंट्स को। तो दोस्तों, बिग बॉस हो या तमाशा, दोनों में ही अजीबो गरीब किस्म के टास्क दिए जाते हैं कंटेस्टेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। कुछ अर्सा पहले बिग बॉस के अंदर एक टॉर्चर टास्क दिया गया था कंटेस्टेंट्स को अपने दूसरे कंटेस्टेंट्स पे परफॉर्म करने के लिए। उनको चिली पाउडर फेंकना था एक दूसरे पे। ऐसी ही बकवास चीजें कराई जाती हैं कंटेस्टेंट से ताकि उनको ह्यूमिलेट किया जा सके। उसको उठने दो, उठने दो। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। और
यहाँ तक होता है कि कंटेस्टेंट एक दूसरे की पर्सनल बातें लीक कर देते हैं। दोस्तों दोनों ही शोज में हमको बॉडी शेमिंग देखने को मिलती है, कैरेक्टर असैसिनेशन देखने को मिलती है, बैक बाइटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, धक्के दे रहे होते हैं। इन दोनों ही शोज में हमको रेगुलरली मिसोजिनी और होमोफोबिया देखने को मिलता है। कभी कोई किसी के पीने के पानी में साबुन मिला देता है। बिग बॉस में तो यहाँ तक हुआ कि एक लड़के ने वॉशरूम की कुंडी ही तोड़ दी जब एक लड़की शावर लेने वॉशरूम में गई हुई थी। उसने ताला तोड़ दिया। तू ना रही थी। Why would you do it when someone's taking a shower? जब वो अंदर थी तभी आपने किया। अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स दिखाए जाते हैं। वैसे तो ये रिलेशनशिप्स फेक ही होते हैं ज्यादातर। ये सिर्फ दिखाए इसलिए जाते हैं ताकि शो की रेटिंग बढ़ाई जा सके। और फिर आता है वॉयरिज्म का कॉन्सेप्ट। इस लफ्ज का मतलब है लोगों की प्राइवेट लाइफ में झांकना और उससे मजे लेना या चीप प्लेयर लेना। दोस्तों इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपनी डेली लाइफ में अपने इर्द गिर्द मिलेंगे। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि किसी की वीडियो लीक हो गई है तो पूरी दुनिया उसको इंटरनेट पे सर्च करने लग जाती है। इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकती है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें डेली व्लॉग्स देखना बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी डेली लाइफ रिकॉर्ड करते हैं और इंटरनेट पे डाल देते हैं कि वो सुबह कब उठते हैं, सुबह उठने के साथ क्या करते हैं और अपनी पूरे दिन की रूटीन को वो व्लॉग्स में डाल देते हैं। और वॉयरिज्म के शिकार लोग इन व्लॉग्स को बड़ा मजे ले लेके देख रहे हो। और कुछ यूट्यूबर्स तो इसका फायदा भी उठाते हैं और अपनी डेली रूटीन को रिकॉर्ड करते हैं कि आज देखो मेरी बीवी से फड्डा हो गया है, या आज देखो मैं कौन सी गाड़ी लेके आ गया हूँ, या मेरे घर चोरी हो गई है। और वो ये सब रिकॉर्ड करते हैं, कैमरा लेके आओ, अच्छी सी रिकॉर्डिंग फिल्मिंग करके इसको डेली बेसिस पे इंटरनेट पे डाल देते हैं। और बहुत से लोग अक्सर वन साइडेड पैरा सोशल रिलेशनशिप भी बना लेते हैं ऐसे व्लॉगर्स के साथ। इधर मैं उन तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा जिनके बच्चे डेली व्लॉग्स देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, उनका ब्रेन फुली डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए ये वॉयरिज्म जो चीज़ है ये उनके लिए बहुत ही डेंजरस है। तो अपने बच्चों को इस तरह के डेली व्लॉग्स देखने से रोकें। तो दोस्तों इसका एक और मॉडरेट सा एग्जाम्पल हो सकता है सीसीटीवी फुटेज। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो सीसीटीवी फुटेज देखते हुए बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जब कोई चोर कैप्चर किया जाता है, किसी का कोई मर्डर हो जाता है, या कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, या कोई रोड एक्सीडेंट में मर जाए, आजकल तो मीडिया हाउसेस भी अक्सर इस फुटेज को एयर कर देते हैं। दोस्तों तो एवरीडे वॉयरिज्म एक सर्विलेंस स्टेट में ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो अगर हम वापस आए बिग बॉस और तमाशा की तरफ, तो इसमें भी एवरीडे वॉयरिज्म को बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बिग बॉस 16 में 98 कैमरास इंस्टॉल किए गए थे घर के अंदर, और अब एक अलग ही लेवल का पागलपन हो रहा है वॉयरिज्म को लेकर। कंटेस्टेंट्स को अक्सर 24/7 मल्टी कैमरास से रिकॉर्ड किया जाता है और ऑडियंस को भी मौका दिया जाता है कि वो 24/7 लाइव फीड देख सकते हैं। लोग अक्सर अपने सीक्रेट्स अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन इन प्रोग्राम्स में कंटेस्टेंट्स को कहा जाता है वो अपने सीक्रेट टीवी पे ही शेयर कर दें ताकि कंटेंट और रेटिंग दोनों मिल सके। दोस्तों और कमाल की बात यह है कि इन रियलिटी टीवी शोज के बारे में शायद कुछ भी रियलिटी ना हो। कंटेस्टेंट को पता है कि उन्हें 24 घंटे रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो क्या कोई पार्टिसिपेंट नेचुरल परफॉर्मेंस देगा? क्या आपका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा नेचुरल होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे हर कोई कॉन्शियस होगा। और दूसरा, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कंपैरेटिव सेटअप क्रिएट किया जाता है जिसमें लोगों को पुश किया जाता है कि वो एक दूसरे की नेचुरल तरीके से बैक बाइटिंग करे, इंसल्ट करे, ताकि उनका ग्राफ इस प्रोग्राम में ऊपर जा सके। और इस तरह की चीज़ों को परफॉर्मेंस कहा जाता है। ये जो इंटरेक्शंस इन लोगों के बीच में इस प्रोग्राम के अंदर हो रही हैं, क्या इनको रियल कहा जा सकता है? क्या रियल लाइफ में जो भी इंटरेक्शंस होंगी वो इसी तरह की होंगी? रियल लाइफ में अगर इतने सारे लोगों को एक ही घर में जमा किया जाए तो क्या उनके दरमियान लड़ाई होगी? मेरा नहीं ख्याल। इधर तो ज़बरदस्ती ऐसा सेटअप किया जाता है कि लोगों के दरमियान में आर्गूमेंट्स हो, लड़ाइयाँ हों, ताकि उनको कंटेंट मिल सके। सच बात तो ये है दोस्तों कि दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं होती। हालांकि मैंने आपको एवरीडे सैडिज्म और एवरीडे वॉयरिज्म की इतनी एग्जांपल्स बताई हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते, इनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल, डिग्निफाइड, वेल बिहेव्ड और कंपैशनेट भी होते हैं इस दुनिया में, जिन्होंने अपनी अपनी जगह पे हमारी सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीज़ें की होती हैं, जिनसे हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जबकि इस तरह के शोज़ के इतने सीज़न हो चुके हैं, लेकिन क्या कोई एक भी आदमी या कोई एक भी पर्सनालिटी इन शोज़ में से ऐसी निकली है जिन्होंने इस सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा काम किया हो जिसको याद किया जा सके? दोस्तों बात यह है कि क्या इस तरह के अच्छे लोग इस तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे? और खुदा ना खास्ता अगर कर भी लिया तो उनको भी पुश किया जाएगा, प्रोवोक किया जाएगा कि वो भी इसी तरह के सैडिज्म और वॉयरिज्म का हिस्सा बने,
दूसरों को इंसल्ट करें, उनकी बैक बाइटिंग करें, अदरवाइज उनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाए। दोस्तों इधर हमको एक एग्जाम्पल भी मिलती है। बिग बॉस 8 के अंदर एक कंटेस्टेंट थे जिनका नाम था सुशांत दिवाकर। वो एक मॉडल, सिंगर, डांसर, साइकोलॉजिस्ट, विनर ऑफ मिस्टर गे इंडिया 2014 थे। उनको बिग बॉस के घर से बहुत जल्दी निकाल दिया गया था। निकलने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पास घर में 500 बुक्स हैं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मेरा IQ 147 है। लेकिन दुख होता है कि बिग बॉस 8 का कलेक्टिव IQ रूम टेम्परेचर से भी कम था। सुशांत जब तक वहां रहे वो किसी से ना लड़े, ना किसी आर्गुमेंट में एंगेज हुए। वो अपनी सिंगिंग, डांसिंग की रूटीन में लगे रहे। इस तरह से रेटिंग नहीं मिलती जब तक कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। एक कंटेस्टेंट ने तो यहाँ तक कहा कि बिग बॉस के घर में इंसानों के रूप में शैतान बसते हैं। दोस्तों ये सब देखकर ऐसा लगता है कि इन शोज के अंदर वोटिंग डिसाइड नहीं करती कि किसने रहना है और किसने नहीं, बल्कि रेटिंग डिसाइड करती है कि किसको शो में रहना है और किसको शो से निकालना है। बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने शो के बाद बताया कि ये शो हेविली एडिटेड शो होता है। इसमें लंबी लंबी फुटेजेस को एडिट करके सिर्फ वो दिखाया जाता है जिसमें कुछ मसाला हो या कोई कंट्रोवर्सी। एक कंटेस्टेंट ने तो ये भी बताया कि ड्यूरिंग द शो वो अपने फेलो कंटेस्टेंट के हाथ पे बाम लगा रही थी, तो उस फुटेज को एडिट ट्रिक्स के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि शायद ये दोनों लेस्बियंस हैं। दोस्तों कुछ कंटेस्टेंट्स ने बताया कि ये शोज स्क्रिप्टेड नहीं होते, लेकिन इधर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये पता होता है कि जीतने के लिए उन्होंने क्या करना है या जीतने के क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, एक दूसरे से लड़ो, कंटेंट दो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे पे असर्टिव रखो और जीत जाओ। दोस्तों अगर हम इस एक्विजिशन को मान भी लें कि ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है, या फिर इसको भी मान लें कि ये शो स्क्रिप्टेड है, तो फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत क्लियर हैं और एविडेंट हैं। नंबर 1, इन शोज में कोई ऑडिशन नहीं होता, तो फिर ये पार्टिसिपेंट्स किस बेसिस पे सिलेक्ट किए जाते हैं? देखकर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मसाला के बेसिस पे सिलेक्ट किए जाते हैं। नंबर 2, 24 घंटे की फुटेज को एडिट किया जाता है 40 से 50 मिनट के प्रोग्राम में, और वो 40 से 50 मिनट दिखाए जाते हैं इस प्रोग्राम में जिसमें सबसे ज्यादा मसाला हो। तीसरा, उस एडिट की बेसिस पर व्यूअर की जो परसेप्शन होती है वो इन्फ्लुएंस करती है वोटिंग सिस्टम पर, और जब चाहे प्रोग्राम का जो प्रोड्यूसर है वो रूल्स भी बेंड कर देता है। अक्सर वीकेंड्स पे कोई एलिमिनेशन भी नहीं होती, और कभी कभी वाइल्ड कार्ड एंट्री भी दे दी जाती है उन कंटेस्टेंट्स को जो बाहर जा चुके होते हैं। और दोस्तों मजे की बात यह है कि ये सब कुछ शो के प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं। किस बेसिस पर? सिर्फ मसाला के बेसिस पर। चौथा, इन शोज के जो टास्क होते हैं वो भी प्रोड्यूसर ही डिसाइड करता है, लेकिन किस बेसिस पर? मसाला के बेसिस पर। और मसाला यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई भी इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, कोई सोशल इशू, फिलॉसफी, हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी, लिटरेचर, साइंस, इसमें से किसी चीज की बात नहीं होनी। सिर्फ लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाई करते दिखाना है, लोगों के पर्सनल लाइफ में झांकना है, बैक बाइटिंग दिखानी है, लोगों को इंसल्ट करते हुए दिखाना है। एक मिक्स हांडी बनानी है एवरीडे सेडिज्म और वॉयरिज्म की। शो किसका? बनाने वालों का। पैसा किसका? बनाने वालों का। टाइम किसका खराब हो रहा है? आपका। मेंटल स्टेट किसकी खराब हो रही है? आपकी। जब आप शो के मेकर से ये पूछेंगे कि ये आप पब्लिक को क्या दिखा रहे हैं, तो उनका रिप्लाई होगा कि ये एंटरटेनमेंट है और ये पब्लिक की डिमांड है, तभी हम उनको ये दिखा रहे हैं। बात यह है दोस्तों कि इस तरह का कंटेंट देखने से आपकी मेंटल स्टेट पे भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जब लोग देखते हैं कि इन शोज में ये सेलिब्रिटीज जाकर कैसे फेमस हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ लोगों को अब्यूज करके, उल्टी सीधी हरकतें करके, सेल्फ सर्विंग, इगोइस्टिक बनकर, तो लोगों के दिमाग में भी यही परसेप्शन जाती है और ऑडियंस को यही लगता है कि अगर उन्होंने भी फेमस होना है, पैसे कमाने हैं, तो यही एक आसान और अच्छा तरीका है। तो ऐसी ही चीप हरकतें करो, अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली डिस्कस करो, लोगों को इंसल्ट करो और रोस्ट करो। एक साइकोलॉजिस्ट ब्रायन गिब्सन, जिनका ताल्लुक मिशिगन यूनिवर्सिटी से, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी और ये कंक्लूड किया कि ऐसे रियलिटी शोज देखकर लोगों में एग्रेशन बढ़ जाता है, और अगर वायलेंट मीडिया और क्राइम टीवी शोज से कंपेयर करें तो उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे रियलिटी शोज को देखकर। और इसका असर कंटेस्टेंट की मेंटल हेल्थ पर भी होता है। बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको शो के बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ा। बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो जीत की खुशी में अपने बहुत सारे पर्सनल सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं और शो के बाद उनको बहुत बुरा लगता है। कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट्स होते हैं जिनको पब्लिक के सामने विलन बना दिया जाता है, जबकि रियल लाइफ में वो इतने बुरे नहीं होते, और फिर इन लोगों को बहुत ज्यादा पब्लिक क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है इस शो में पार्टिसिपेट करने के बाद, जिस वजह से बहुत सारे मेंटल इश्यूज इन लोगों को फेस करने पड़ते हैं अपनी रियल लाइफ में, और उसके साथ साथ उन्हें थेरेपीज भी लेनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि अपने इस दिमाग को
डस्टबिन की तरह इस्तेमाल मत करो। आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है कि उसमें जो चाहे कचरा डालते फिरो। तो जो भी कंटेंट कंज्यूम करो उसे बहुत सोच समझ के करो। जिस तरह की भी इंटरटेनमेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या उससे आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये जरा सोचो। तो दोस्तों, ये भी जरूरी नहीं कि आप हर वक्त इंटेलेक्चुअल कंटेंट ही कंज्यूम करें। अगर आप कभी कभी कोई नॉन इंटेलेक्चुअल कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हैं तो बस ये जरूर देख लें कि उसका असर आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव। ऑब्वियसली अगर आप कोई अच्छी चीजें सीखेंगे अपनी लाइफ में तो उसका इम्पैक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत पॉजिटिव होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस कहानी ने आपके सोचने के नजरिए को जरूर तब्दील किया होगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें ताकि हम अपनी चीजों में इम्प्रूवमेंट ला सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज।